हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आइए हम आपके लिए जल्द लेकर आएंगे एक और वीडियो, जिसमें कक्षा 12वीं विषय विज्ञान अथवा साइंस बायोलॉजी के प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 अंक की प्रश्न पूछे जाने वाले पेपर में बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न देखते हैं। 3 अंक की प्रश्न। जो पहला प्रश्न है, सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा को उदाहरण सहित समझाइए, अथवा सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकने वाला प्रश्न है। बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों इसे आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले सहज प्रतिरक्षा को अविशिष्ट प्रतिरक्षा या जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं। सहज प्रतिरक्षा को अविशिष्ट प्रतिरक्षा या जन्मजात प्रतिरक्षा के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले उत्तर में हेडिंग करेंगे सहज प्रतिरक्षा या अवशिष्ट प्रतिरक्षा या जन्मजात प्रतिरक्षा। तो देखते हैं, सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। यह एक अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। यह जन्म के समय से ही मौजूद होती है, इसी कारण से इसे जन्मजात प्रतिरक्षा कहा जाता है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाहरी कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करने में अर्जित होती है, जैसे शारीरिक रोध, कार्यकी रोध, कोशिकीय रोध आदि। ये क्या है? सहज प्रतिरक्षा है। क्या बच्चों? सहज प्रतिरक्षा। आगे देखते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। तो अंतर भी जैसे प्रश्न में आ जाए तो अपन अंतर भी लिख सकते हैं। देखते हैं इसमें उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा एक विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। वो क्या है? अविशिष्ट। ये विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। इसका अभिलक्षण स्मृति में बीटा एवं टी कोशिकाएं हैं। हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह एक अनुक्रिया करती है। क्या करती है बच्चों? अनुक्रिया करती है। बाद में इस रोगजनक से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता के द्वितीय अनुक्रिया होती है, जिसे ही उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। जैसे चेचक का टीका। चेचक का टीका किस में आता है? उपार्जित प्रतिरक्षा के अंतर्गत आता है चेचक का टीका। बच्चों अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था में एल्कोहल यानी मदिरा, शराब के द्वारा अपन पीते, इसका सेवन करते हैं तो हमको क्या कुप्रभाव दिखाई देते हैं, शरीर में क्या क्या हानियाँ होती है, क्या कुप्रभाव होते हैं, इनका वर्णन करना है। तो देखते हैं, एल्कोहल को सामान्य रूप से शराब या मदिरा के नाम से जाना जाता है। एल्कोहल होता है, इसे शराब या मदिरा के नाम से जाना जाता है। यह विश्व में, कहाँ पर? यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला मादक पेय पदार्थ है। जो पूरे संसार में, विश्व में सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला मादक पेय पदार्थ है। पेय माने पीने वाला पदार्थ है, जिसका सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH इसका सूत्र होता है एल्कोहल का, शराब का, मदिरा का। तो जिसको जैसे ही हम प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या कुप्रभाव होते हैं, क्या क्या कमजोरियां होती हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसके प्रयोग से कोशिका तंत्र, इसके प्रयोग से, शराब के प्रयोग से, एल्कोहल के प्रयोग से जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, तंत्र का तंत्र होता है, वो दुर्बल हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? नर्वस सिस्टम दुर्बल हो जाता है, जिससे आत्मनियंत्रण में कमी हो जाती है। हम आत्मनियंत्रण में कमी कर लेते हैं, कमी हो जाती है, और मस्तिष्क कमजोर हो जाता है, जिससे हमें सोचने समझने की शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। जैसे शराब का सेवन करते हैं तो नर्वस सिस्टम कमजोर होगा, नर्वस सिस्टम जो है तंत्र दुर्बल होगा, जिससे आत्मनियंत्रण में कमी आएगी और मस्तिष्क कमजोर होगा तो सोचने समझने की जो इच्छा शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, एल्कोहल का सेवन करने से अच्छे बुरे का ज्ञान समाप्त हो जाता है।
जैसे अल्कोहल का सेवन करते हैं तो हम जो सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, उसका ज्ञान है वो समाप्त हो जाता है। एकाग्रता की कमी होने लगती है, और एकाग्रता की कमी होती है और ये लक्षण हमको दिखाई देने लगते हैं। नंबर 3 है, मदिरा या सेवन का प्रयोग करने से व्यक्ति अपने ही घर में चोरी करने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है तो वो क्या कहता है, उसमें आपने देखा होगा एक गाना, एक फिल्म है कि वो है, उसमें गाना है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो उसी तरह से ये लोग आ रहे हैं जो मदिरा का सेवन करते हैं, और जैसे ही सेवन करने लगते हैं तो लोग बार क्या करते हैं कि जैसे मदिरा का सेवन करते हैं तो उस पर उनका जो मन है मदिरा के लिए मचलता है। अब उनके पास पैसे नहीं होते, इस स्थिति में मदिरा पीने के लिए, शराब पीने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, अपने घर में ही डाका डालने लगते हैं, अपने घर में ही चोरी करने लगते हैं। तो मदिरा या शराब का सेवन करने से व्यक्ति अपने घर में चोरी करने लगता है। नंबर 4 है, मदिरा या शराब का सेवन करने से हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ जाती है। क्या होता है, मदिरा का सेवन करने से व्यक्ति में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 5, इसका सेवन करने से व्यक्ति बर्बरता और हिंसा का रूप ले लेता है। बर्बरता और हिंसा का रूप ले लेता है, मदिरा का सेवन करने से व्यक्ति में रूप ले लेता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो प्रश्न मैंने आपको बताया, ये दूसरा वाला प्रश्न है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये पिछले 4 सेटों में आपका प्रश्न पूछा गया है। मैं बच्चों इस आपको जितना भी पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात कर रहा हूँ। जो पढ़ा रहा हूँ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न वो आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। देखते हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ आप देखते होंगे कि यूट्यूब चैनल होते हैं, उन पर सभी एक ही शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, वो सभी विषयों को पढ़ाते रहते हैं। लेकिन मैंने जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, मैंने बीएससी बायोलॉजी से ही किया है, तो इसीलिए मैं बायोलॉजी के नोट्स आपको बिल्कुल सही तरीके से बताऊंगा, गलत नहीं बताऊंगा। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। मैंने बीएससी और एमएससी जो किया हुआ है बायोलॉजी से किया है, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे प्रश्न लेके आया हूँ। तो देखते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन में किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो क्या होता है कि घरेलू खाद्य पदार्थ हैं, कौन से घरेलू खाद्य पदार्थ, तो उनमें अपन 3 सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कर रहे हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद कर लीजिएगा। तो देखते हैं। दुग्ध एवं डेयरी उद्योग में दूध होता है, दुग्ध होता है, उसकी डेयरी उद्योग होता है जहाँ पर डेयरी बनी होती है। तो उसमें क्या होता है, दुग्ध एवं डेयरी उद्योग में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। कौन सा जीवाणु होता है बच्चों, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है, जिससे दूध से दही बनाने में मदद करता है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि दूध से दही बनाने में किस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, तो आप लिखोगे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, अगली हेडिंग है डबल रोटी निर्माण में। जैसे ही डबल रोटी बनाई जाती है तो डबल रोटी निर्माण में ईस्ट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बच्चों, डबल रोटी के निर्माण में डबल रोटी बनाई जाती है, उसमें ईस्ट का प्रयोग होता है। और इस क्रिया में CO2 गैस बनती है, जिससे रोटी फूल जाती है। डबल रोटी क्या होती है, वो फूल जाती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिससे वह डबल रोटी है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। सिरका के निर्माण में इसमें एसिटी नामक जीवाणु का प्रयोग होता है। इसमें एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु होता है, उसका उपयोग होता है, जिससे सिरका बनाया जाता है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, प्रतिजैविक क्या है कि नहीं, 3 प्रतिजैविकों के नाम बताइए। एंटीबायोटिक, इसको क्या कहते हैं बच्चों, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक क्या होते हैं, इंग्लिश में से एंटीबायोटिक कहते हैं, एंटीबायोटिक। तो देखते हैं एंटीबायोटिक प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ होता है। क्या होता है, प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ होता है, जो रोगजनक तथा अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। जो रोगजनक और अन्य सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि होती है उनको रोकता है या उनको नष्ट करता है। विभिन्न प्रतिजैविक एक से अधिक रोगाणुओं के विरुद्ध कार्य करते हैं। वो एक से अधिक रोगाणुओं के विरुद्ध कार्य करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमको किसी प्रकार की कोई थोड़ा मोड़ा बुखार आ जाता है, हमारे सिर में दर्द होता है, तो हमको डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एंटीबायोटिक दवाइयाँ देते हैं। तो एंटीबायोटिक प्रतिजैविक दवाइयाँ देते हैं, तो उन जैसे ही हम इनका सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में जो छोटी छोटी बीमारी होती है तो वो उनसे जो
एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं वो उनसे लड़ती हैं और उनको हमारे शरीर में जो छोटे दर्द वर्द होता है तो उन रोगाणु के विरुद्ध कार्य करता है और हमको ठीक कर देता है। तो देखते हैं प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग सबसे पहले बॉक्समैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था इसका प्रयोग? बॉक्समैन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिजैविक एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन प्रतिजैविक की खोज, लेकिन इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने खोज की थी इसकी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। जैसे पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? एंटीबायोटिक है। रेमाइसिन क्या है? एंटीबायोटिक है। तो इसकी खोज अगर पूछा जा सकता है प्रश्न के प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आप लिखोगे बॉक्समैन नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था बच्चों? बॉक्समैन नामक वैज्ञानिक। लेकिन इसकी खोज की थी, तो खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने एंटीबायोटिक की खोज की और नाम दिया था बॉक्समैन नामक साइंटिस्ट ने। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव उर्वरक या जैविक खाद क्या होता है? जैव उर्वरक या जैविक खाद क्या होता है? खाद्य उत्पादन में इसकी क्या भूमिका होती है? तो जैव उर्वरक क्या होता है बच्चों? कि जैव उर्वरक हैं वो ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी में पोषक पदार्थ में वृद्धि करते हैं। किस में वृद्धि करते हैं? पोषक पदार्थों में वृद्धि करते हैं। ये मृदा की उत्पादन शक्ति को बढ़ाते हैं। ये मृदा की उत्पादन जो शक्ति होती है उसे बढ़ाते हैं। जैसे माइकोराइजा है, राइजोबिया, नोस्टॉक, एनीबिया क्या है? प्रति जैव उर्वरक है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं खाद्य उत्पादन में जैव उर्वरक की भूमिका। खाद्य उत्पादन होता है उसमें जैव उर्वरक की क्या भूमिका होती है? तो जैव उर्वरक स्वतंत्र व सहजीवी सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी से स्वतंत्र नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं तथा इसे नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं, जो पादपों फसलों की वृद्धि व विकास के लिए उत्तरदायी होता है। रासायनिक उर्वरक महंगे होने के साथ साथ मिट्टी के लिए हानिकारक भी होते हैं तथा उर्वरक शक्ति को नष्ट करके उसे बंजर बनाते हैं। लेकिन जैव उर्वरक मृदा की उर्वरता एवं फसल की उपज बढ़ाते हैं तथा साथ ही ये सस्ते या निःशुल्क होते हैं। क्या होते हैं? सस्ते होते हैं या निःशुल्क होते हैं जैव उर्वरक। इसमें जैसे ही इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों इसमें कि प्रतिबंधन क्या बच्चों? प्रतिबंधन प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? इनका कार्य लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। प्रतिबंधन एंजाइम क्या होते हैं? इसके कार्य लिखकर इसका उदाहरण देना है। तो देखते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची या आणविक चाकू भी कहा जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची या आणविक चाकू भी कहा जाता है। वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। ऐसा एंजाइम जो किसको काटता है? डीएनए को काटता है, उसे प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। अभी तक 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइमों की खोज हो चुकी है। कितने से अधिक? अभी तक 900 से ज़्यादा प्रतिबंधन एंजाइमों की खोज हो चुकी है। ये जीवाणुओं के 230 से अधिक प्रभेदों से अलग किए गए हैं। इनमें से प्रत्येक प्रबंधन एंजाइम विभिन्न अनुक्रमों को पहचानते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम डबल हेलिक्स डीएनए को खंडित करता है। किसे? डबल हेलिक्स जो डीएनए होता है उसको खंडित करता है। यह एंजाइम डीएनए को एक विशेष स्थान से काटता है, जैसे इकोराई हिंडथर्ड ये क्या है? काटता है। तो ये हुई प्रतिबंधन की परिभाषा। प्यारे बच्चों, आपको जिस कोई स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट्स बनाकर अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न अगला है, बायोरिएक्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बायोरिएक्टर, तो बायोरिएक्टर एक बड़े पात्र के समान होता है। क्या होता है? एक बड़े पात्र के समान होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पादपों, जंतुओं या मानव कोशिकाओं के संवर्धन से प्राप्त कच्चे माल को जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों तथा एंजाइमों आदि में परिवर्तित किया जा सकता है। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद की प्राप्ति के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां जैसे ताप, पीएच, विटामिन, लवण या ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है। बिडोलक हॉज बायोरिएक्टर सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाला बायोरिएक्टर है। कौन सा? बिडोलक हॉज। बिडोलक हॉज जो बायोरिएक्टर है वो सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाला बायोरिएक्टर है। अगला प्रश्न है,
समष्टि को परिभाषित कीजिए तथा समष्टि के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। समष्टि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हुए इसके 3 महत्वपूर्ण गुण देखने हैं। तो एक ही समय में एक ही स्थान पर रहने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं। एक ही समय में एक ही स्थान पर रहने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं। इसके जो गुण हैं, समष्टि के गुण निम्न है। नंबर 1, जन्म दर। जन्म दर हेडिंग है, किसी समष्टि में एकांक समय में जन्म लेने वाले नए जीवों की संख्या को, किसी समष्टि में एकांक समय में जन्म लेने वाले नए जीवों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसे जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर, किसी समष्टि में एकांक समय में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। लिंगानुपात, किसी समष्टि में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। जैसे मान के चलें कि यदि 1000 पुरुष हैं और उसमें 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, तो उसका ज्ञात करना है। पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो ज्ञात की जाती है उसे लिंगानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे लिंगानुपात कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, पहले भी आया था प्रश्न, आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। 3 नंबर में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो देखते हैं खाद्य श्रृंखला क्या है। खाद्य स्थल के लिए एक या खाद्य श्रृंखला बनाइए। तो खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के जीवों का वह रेखीय क्रम, विभिन्न प्रकार के जीवों का वह रेखीय क्रम जिसके द्वारा भोजन का संश्लेषण होने एवं खाए जाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का प्रवाह होता है। विभिन्न प्रकार के जीवों का वह रेखीय क्रम जिसके द्वारा भोजन का संश्लेषण होने एवं खाए जाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशक होता है। ओटी में पूछा जा सकने वाला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो अपन को लिखना है एक दिशक। उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। अब पूछ सकते हैं कि शाकाहारी किसे कहते हैं, मांसाहारी किसे कहते हैं, अपघटक क्या है, तो इसकी डेफिनेशन पेपर में पूछी जा सकती है। अपघटक खाद्य श्रृंखला का अंतिम स्तर होता है। अपघटक क्या है, खाद्य श्रृंखला का अंतिम स्तर होता है जो मृत उत्पादक व उपभोक्ता के जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके उन्हें सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़कर उनका पुनः चक्रण करता है, उसे अपघटक कहते हैं। जैसे घास, घास को कौन खाता है, टिड्डा, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है, सर्प को कौन खाता है, बाज खाता है। तो ये क्या हो गई, ये खाद्य श्रृंखला बन गई। क्या बन गई बच्चों, खाद्य श्रृंखला। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसको याद अच्छे तरीके से याद करके पेपर में लिख दीजिएगा। प्रश्न अगला, संकटग्रस्त जातियां किसे कहते हैं, किन्हीं 2 संकटग्रस्त जातियों को उदाहरण दीजिए। तो ऐसी जातियां जिनका अस्तित्व पृथ्वी पर मानव द्वारा, ऐसी जातियां जिनका अस्तित्व पृथ्वी पर मानव द्वारा इनके आवास स्थान या स्वयं उनके सदस्यों के व्यापक विनाश के कारण लगभग समाप्त होने के कगार पर है, उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। संकटग्रस्त जातियों का आंकड़ा IUCN द्वारा जारी की गई किताब, किसके द्वारा, IUCN द्वारा एक किताब जारी की गई, उस किताब का नाम है रेड डाटा बुक। क्या है उसका नाम, रेड डाटा बुक में है। जैसे सफ़ेद बाघ, कस्तूरी हिरण, एशियाई हाथी, कश्मीर दूसर लंगूर आदि इसी बुक में इनका वर्णन किया गया है, जो IUCN द्वारा एक जारी की गई किताब जिसका नाम था रेड डाटा बुक, उसमें यह इन जीवों का विश्लेषण वर्णन किया गया है रेड डाटा बुक में। अगला प्रश्न है बच्चों, जैव विविधता किसे कहते हैं। जैव विविधता संरक्षण कैसे किया जा सकता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये प्रश्न जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी के नाम से पूछा जा सकने वाला प्रश्न है। बायोडायवर्सिटी किसे कहते हैं, इस तरीके से। तो देखते हैं बच्चों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव, पौधों, जानवर, कवकों, सूक्ष्म जीवों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता संरक्षण की प्रमुख 2 विधियां होती हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव होते हैं जिनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उन्हें जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी कहते हैं। यह इनकी 2 विधियां होती है, स्वस्थानी संरक्षण और बहिस्थानी संरक्षण। तो स्वस्थानी संरक्षण क्या होता है कि जब जीवों को उनके वास स्थान पर ही संरक्षित किया जाता है, जब ऐसे जीव उनको जिन्हें उनके स्थान पर, वास स्थान पर ही संरक्षित किया जाता है, तो उसे स्वस्थानी संरक्षण कहते हैं। जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य है,
राष्ट्रीय उद्यान है, जैव गाइड पक्की है, क्या है, स्वस्थानीय संरक्षण है। अगला पॉइंट, बाह्यस्थानीय संरक्षण, जब जीवों को उनके वास स्थान से हटाकर, जब ऐसे जीवों को उनके वास स्थान से हटाकर कहीं और जगह पर सुरक्षित रखा जाता है, क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, तो इसे बाह्यस्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे जीन बैंक, बीज बैंक, पार्क, चिड़ियाघर, ये क्या है, बाह्यस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको परीक्षा में आने वाले प्रश्न, 3 अंक की प्रश्न बताए। तो आप इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अभी तो आपका बायोलॉजी का पेपर थोड़ा आगे है, तो अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये प्यारे बच्चों आपके लिए इतने दिनों पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की वीडियो लेकर आया था। और अभी तक विद्यार्थियों आपने ये भारत चैनल अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को शेयर नहीं किया है, तो कृपया से लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।